Hello everyone, welcome back to my channel again. So where today we'll be discussing about class 8 history chapter number 4, tribal Dikus and the vision of a golden age. So this chapter is very interesting where we'll be discussing about the tribal groups who were living in India and how was their life impacted under the British rule. So stay till the end of the video, and if you are new to this video, please subscribe the channel. तो 1895 में बिरसा नाम का एक पर्सन छोटा नागपुर के गांव और जंगलों में घूमता पाया जाता था। लोगों का ये मानना था कि उसके पास मिराकुलस पावर्स हैं जिससे वो किसी का भी इलाज कर सकता है और ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी मल्टीप्लाई कर सकता है। ऐसा खुद भी कहता था कि उसको खुद भगवान ने भेजा है अपने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और अपने लोगों को दिक्कूस की स्लेवरी से बाहर निकालने के लिए। ये दिक्कूस कौन है ये हम आगे देखेंगे। तो बिरसा का जन्म एक ट्राइबल ग्रुप में हुआ था जिनको मुंडास कहते थे और ये सब छोटा नागपुर में रहते थे। ज़्यादातर ट्राइबल ग्रुप परेशान थे जो वो चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसके वजह से उन लोगों का लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, उनका सर्वाइवल काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था और उनका रिलीजन और लाइफस्टाइल भी खतरे में था। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ट्राइबल्स कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, दिक्कूस कौन थे, उन्होंने कैसे एनस्लेव कर रखा था ट्राइबल ग्रुप्स को, और ब्रिटिश रूल के अंदर कौन से चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे थे दी ट्राइबल ग्रुप्स। सो ये सब हम जानेंगे, बट बिफोर नोइंग ऑल दैट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हु आर दी ट्राइबल ग्रुप्स। So tribal groups are basically those people who live away from villages and cities and they have their own customs and traditions. ज़्यादातर ये tribal groups पाए जाते हैं living near the forest और living within the forest and they are totally dependent on the forest products for their survival. Examples are like the Mundas, Santhals and Oravans. So before knowing what happened to the tribal groups under the British rule, let us first understand what the tribal groups used to do to survive. So tribal groups were involved basically in 4 different activities. First, some were jhum cultivators. Second, some were hunters and gatherers. Third, some herded animals. And fourth, some used to do cultivation. So let us talk about the first group. The first group were the jhum cultivators. So in jhum cultivation, people used to clear a small patch of land in the forest. उसको क्लियर करने के लिए पहले वो ट्रीज़ को कट करते थे। ट्रीज़ को कट करने के बाद उन ट्रीज़ को जला करके उनके एशेस से वो सॉइल फर्टिलाइज करते थे और किसी एक लैंड पे कल्टीवेशन करने के बाद दैट पर्टिकुलर लैंड वाज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स। फैलो मतलब उसको खाली छोड़ दिया जाता था फॉर सेवरल ईयर्स ताकि वो जो सॉइल है अपनी फर्टिलिटी दोबारा रीगेन कर ले। सो इन झूम कल्टीवेटर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इनको उनके ऊपर किसी भी तरह का बाउंडेशन या रेस्ट्रिक्शन ना हो टू मूव विद इन दी फॉरेस्ट। द सेकेंड ग्रुप्स आर दी हंटर्स एंड गैदरर्स। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे भी थे जो सर्वाइव करने के लिए जंगलों में रहने वाले जानवरों का शिकार करते थे और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते थे। सो दे वेर कॉल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स। ये जंगलों से फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट करते थे और खाना बनाने के लिए ये सल और महुआ के पेड़ों से निकाला हुआ तेल या ऑयल यूज़ करते थे इन कुकिंग देयर फूड। Khons are one of the examples of the hunters and gatherers in the tribal group. So जब भी weavers और leather workers को अपने products को डाई करना होता था तो वो इनके पास आते थे, खॉन्स के पास आते थे ताकि उनको कुसुम और पलाश के फ्लावर्स का सप्लाई मिल पाए जिनसे वो अपने प्रोडक्ट्स को डाई कर पाते थे। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दी थर्ड ग्रुप, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब इन ट्राइबल ग्रुप्स को राइस या फिर बाकी के दूसरे ग्रेन्स का सप्लाई चाहिए होता था तो उसका अरेंजमेंट वो कैसे करते थे। जब भी ट्राइबल ग्रुप्स को ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट होता था, बाकी के ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट होता था जो कि फॉरेस्ट में नहीं प्रोड्यूस हो सकता था, उसके लिए या तो वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट सेल करते थे या फिर वो दूसरों के फील्ड्स पे काम करते थे, फार्मर्स के फील्ड्स पे काम करते थे, सड़कें बनाते थे और जो भी उससे अर्निंग होती थी उससे वो ग्रेन्स कलेक्ट करते थे। तो इन ट्राइबल ग्रुप्स में एक ट्राइबल ग्रुप था जिनका नाम था बैगास। इनका मानना ये था कि दी ट्राइबल ग्रुप्स शुड ओनली डिपेंड ऑन दी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और इनके लिए दूसरों के फील्ड्स पे काम करना या दूसरों के लिए काम करना ये अपनी डिग्निटी से नीचे मानते थे। ट्राइबल ग्रुप्स को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता था और इन्हीं ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स को वो अपने सारे सफरिंग का कॉज मानते थे बिकॉज ये जो ट्रेडर्स थे ये बहुत ही हाई प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट्स सेल करते थे टू दी ट्राइबल ग्रुप्स और जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे जो पैसे वो लोन पे देते थे टू दी ट्राइबल ग्रुप्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड ग्रुप, द ग्रुप विच हर्डेड एनिमल्स। ये ग्रुप एनिमल्स को रियर और हर्ड करके सर्वाइव करते थे
ठीक है, और इनको हम पेस्टोरलिस्ट भी कहते हैं। दे यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब एक जगह का ग्रास पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता था तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे फॉर कैटल रियरिंग। एग्जाम्पल, द वन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड द लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश, दे वेर कैटल रियरर्स। Then Gaddis of Kullu, they were shepherds, and the Bakarwals of Kashmir, they used to rear goats. तो 4 ट्राइबल ग्रुप वो थे जिन्होंने एक जगह पे सेटल होकर के कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग शुरू कर दिया था। इन्होंने प्लो यूज़ करना शुरू कर दिया था फॉर फार्मिंग, और ये जिस एरिया पे फार्मिंग करते थे उस एरिया पे अपना पूरा हक जमा लेते थे। कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, उनमें ये पाया जाता था कि वहाँ पे उनके क्लैन में जो ज़मीन होती थी वो किसी एक पर्सन का नहीं होता था, वो पूरे के पूरे क्लैन का होता था। और इस क्लैन में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होता था जो बाकी सारे पर्सन से पावरफुल होता था, जिनको वो चीफ बुलाते थे। सो जो ब्रिटिश थे वो इन सेटल्ड कल्टीवेटर्स को सिविलाइज मानते थे कंपेयर टू दी झूम कल्टीवेटर्स और दी हंटर्स एंड गैदरर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द लाइफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स वॉज अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश रूल। तो उसमें भी हम सबसे पहले जानते हैं कि ट्राइबल चीफ्स, जो ट्राइबल ग्रुप्स के जो चीफ्स होते थे, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ा। सो ब्रिटिश आने से पहले ये जो ट्राइबल चीफ्स थे इनके पास इकोनॉमिक पावर भी था और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी था, और इनका पूरा कंट्रोल था इन दी टेरिटरी ऑन विच दे वर लिविंग। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुआ, उनकी सारी पावर्स ख़त्म हो गई। ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करना पड़ता था इन चीफ्स को, और इनको ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ता था टू द ब्रिटिश, ऑल्दो दे वर स्टिल अलाउड टू कीप द लैंड टाइटल्स विच दे हैड। मतलब अभी भी उनसे ज़मीन नहीं लिया गया था, लेकिन उनका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खत्म हो चुका था। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। सो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ब्रिटिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स लगातार मूव करते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ब्रिटिश को कंट्रोल करना मुश्किल होता था इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर, क्योंकि ये एक जगह रुकते नहीं थे। सो ब्रिटिश ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो एक जगह सेटल होकर के फार्मिंग शुरू कर दें, ताकि ब्रिटिश को लगातार रेवेन्यू मिलता रहे, टैक्सेस मिलता रहे। सो उसके लिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे पहले वो लैंड मेजर करते थे, उसको डिवाइड करते थे, एंड देन दे यूज्ड टू गिव दोज लैंड्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। लेकिन ब्रिटिश की जो एक कोशिश थी टू स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये कुछ एरियाज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जैसे कि इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे वाटर की स्कैसिटी है, जिसके वजह से प्लो कल्टीवेशन वहाँ पे मुश्किल था। दैट इज़ वाई ब्रिटिशर्स allowed the shifting cultivators to continue their practice in the northeastern parts of India. So this was all for today's lecture. In the next lecture, in the part 2, we will be completing this chapter. If you have liked this video, share it with others, subscribe, and also tell any doubts in the comment section if you have got any. And thank you all for